गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यूनिफिकेशन की चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग जर्मनी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। मध्यकाल में जर्मनी होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत था, जिसमें जर्मनी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साथ ही जर्मनी में अनेक राजवंश बहुत ही विकसित था, जिनका बहुत ही प्रभाव था, जिसमें सक्सोनी डायनेस्टी सर्वप्रमुख था। मध्यकाल से ही जर्मनी छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें प्रसा बड़ा स्टेट था। छात्रों, जो अभी तुम मानचित्र स्क्रीन पर देख रहे हो, यह दो मानचित्र है। जो लेफ्ट साइड में मानचित्र है वह 1000 वर्ष पुराना है, यानी 1000 एडी का है, और दूसरा है 1700 एडी का है। दोनों मानचित्र से स्पष्ट है कि यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाद में विभिन्न राज्य विदेशी शासकों द्वारा शासित होता था, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस प्रमुख था। छात्रों, आज जिस यूनिफिकेशन की बात हम करने जा रहे हैं, वह यूनिफिकेशन की चर्चा किन किन क्षेत्रों को, किन किन राज्यों को मिलाकर हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब अब तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण का क्या मतलब है। छात्रों, इन 300 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक जर्मनी बनाने को ही जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। और यह एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस लंबी प्रक्रिया में 2 पॉलिसी प्रमुख रूप से कार्य किया था। एक था कोल एंड आयरन पॉलिसी, मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी, और दूसरा था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जर्मनी में फ्यूडल सिस्टम था, जिसके कारण राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे तथा इकोनॉमिकली वीक थे। पर वहां एक कॉमन फीलिंग थी, वह थी क्रिश्चियनिटी और भाषा। छात्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि हाउ कॉमन आइडेंटिटी वाज डेवलप्ड। कैसे लोगों में सामूहिक पहचान की भावना जगी, वह कोई एक दिन में नहीं जगी। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1804 से 1815, जो नेपोलियन का समय था। आगे हम इस सबों की डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर 1810 का समय आता है, 1815 आता है, और 1830 के आगे हम पहुंच जाते हैं। और 1848 तक जब मिडिल क्लास के लोग एकत्रित होकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एकत्रित हुए थे, लेकिन वह असफल रहे। वहां तक की हम चर्चा इसमें करेंगे और इन सबों का हम डिटेल में चर्चा करते हैं।
अब 1804 से 1815 जो नेपोलियन का पीरियड कहलाता है। यह जो पीरियड है, नेपोलियन जब जर्मनी को अपने अंडर में लिया, यानी जब उसको जीता, तो उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए, क्योंकि वह प्रोग्रेसिव व्यक्ति था। वह दिल से चाहता था कि इस क्षेत्र का विकास हो और हमको भी बेनिफिट हो। इस क्रम में सबसे पहले जो उसका शोषक राजा सब था, यानी वहां जो फ्यूडल सिस्टम व्याप्त था, उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया और 300 छोटे छोटे राज्यों में जो जर्मनी बटा हुआ था, उसको मिलाकर 39 यूनिट बना दिया। यह 39 यूनिट राइन फेडरेशन के नाम से जाना गया। इन 39 यूनिट की वजह से जो जर्मनी के लोग थे, वह एक दूसरे के करीब आए। अब हम चर्चा करते हैं 1810 की। 1810 में क्या हुआ? 1810 में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। छात्रों, रेलवे के डेवलपमेंट में तुमको याद होगा, जब भारत में भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि एक जगह के लोग दूसरी जगह पहुंचते थे और लोगों को यह लगता था कि हम एक हैं, हमारी समस्याएं एक ही है, हम एक हैं। तो उस समय हुआ क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गया। 1810 में जब रेलवे का डेवलपमेंट क्योंकि 1804 से 1815 का समय जर्मनी नेपोलियन के अंडर में था। उस समय जब 1810 में रेलवे के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी से हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब तेजी से हुआ तो ट्रेड भी बढ़ा और इस ट्रेड के क्रम में वहां के लोग, जो कॉमन पीपल थे, धन कमाया और एक न्यू मिडिल क्लास वर्ग का जन्म हुआ। यह न्यू मिडिल क्लास के लोग के सोच में, समझ में एक बदलाव आया और वे लोग एक होने की बात सोचने लगे। अब 1815 का समय आता है। अब 1815 में क्या हुआ, इसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूं। 1815 में जब वियना कांग्रेस हुआ और वियना कांग्रेस में जो 39 स्टेट था उसको ये लोग बरकरार रखा, लेकिन 39 स्टेट का प्रतिनिधित्व मेटरनिख के हाथ में दे दिया। यह जो सबसे बड़ा स्टेट था प्रसा, उसको रास नहीं आया और जर्मनिया, मैं यहाँ एक बात की चर्चा करना आवश्यक समझता। अब देखो, किसी भी देश का अपना इतिहास होता है और जब तक लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है तब तक तो वह चुप रहता है, लेकिन जब उनको अपने बारे में जानकारी मिल जाती है कि हम सारे एक थे और हमारा भी एक गौरवशाली इतिहास था, तो उसके अंदर से एक भावना जगती है, सबों में एक कॉमन आइडेंटिटी, जो सामूहिक पहचान है, वह जागृत होती है और किसी भी देश में नेशनलिज्म के लिए यह एक बहुत आवश्यक तत्व होता है। भारत में भी अंग्रेज यह कहता था कि इंडिया तो एक भारत है ही नहीं, यह एक ज्योग्राफिकल यूनिट है। पंजाब के लोगों का मेल तमिलनाडु के लोगों से नहीं खाता और गुजरात के लोगों का बंगाल के लोगों से नहीं खाता।
यह तो मात्र एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, लेकिन जब अशोक के बारे में मनुस्क्रिप्ट के माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से हुआ कि यहाँ कोई ऐसा राजा भी था जो सबों को जोड़ के रखा था और एक जगह से वह शासन करता था, सबों में कॉमन फीलिंग थी, तो लोगों में क्या हुआ कि हमारा भी एक समृद्धशाली इतिहास रहा है और हम लोग एक हो सकते हैं, हम लोग एक जगह मिल सकते हैं। उसी प्रकार वहां था। वहां क्या हुआ, जब मनुस्क्रिप्ट मिला, जर्मनिया मनुस्क्रिप्ट, तो लोगों को पता लगा कि हमारे पूर्वज भी यहाँ का समृद्धशाली इतिहास रहा है। जर्मनी में भी बड़े बड़े राजवंश हुए और उन राजवंशों का अपना प्रभाव था, आसपास के देशों तक उनकी पहचान थी। यहाँ हम तो कल्चरली रेवोल्यूशन वहां हुआ, कल्चर के क्षेत्र में, यानी संस्कृति का रिवॉल्व हुआ वहां। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ फिलोसफर, जिसमें लोगों को तुम्हारे कल्चर समृद्ध रहा है, तुम एक ही कल्चर के हो, इसके बारे में उन्होंने लोगों को अवेयर किया। वह है 1830 ऑनवर्ड्स, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन जनरेटिंग कॉमन आइडेंटिटी। अब कॉमन आइडेंटिटी पैदा करने में अब इन तीन फिलोसफरों का ही केवल योगदान नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो क्रांतिकारी थे, लेकिन इन तीन फिलोसफरों जिसकी चर्चा, जो तुम स्क्रीन पर जिनका फोटो देख रहे हो, इनका बड़ा योगदान रहा है। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जिसमें सबसे पहला जो फिलोसफर था उनका नाम था हर्डर। हर्डर ने कॉमन कल्चर के प्रति लोगों को अवेयर कराया और उन्होंने कहा कि हमें अपने देश का विकास कल्चर के आधार पर ही करना होगा। फ्रांसीसी ड्रेस, फ्रांसीसी भाषा जो उस समय जर्मनी में प्रचलित था, फ्रांसीसी शासित क्षेत्रों में, उसका उन्होंने जमकर विरोध किया और लोगों में एक भावना, विरोध करने की भावना को भी पैदा किया। इसीलिए उनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरे जो फिलोसफर है वो हमारे हैं फिक्टे साहब। उन्होंने देखा कि जो यंग ब्लड है वह परिवर्तन ला सकता है, उसमें अवेयरनेस लाया जा सकता है। तो वे क्या कि छोटे छोटे व्यायामशाला बनवाए, जिम बनवाए, जहां पर युवक आते थे और उन युवकों को उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी के बारे में समझाया, जिससे युवक यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ा। और तीसरे जो विद्वान है, जो फिलोसफर है, वह है हीगल। उन्होंने बताया कि नागरिकों के विकास के लिए राज्य का शक्तिशाली होना परमावश्यक है। किसी भी नागरिक का, देश के नागरिक का विकास तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकता जब तक राज्य शक्तिशाली हो। इसीलिए जर्मनी का एक होना परम आवश्यक है। ऐसा विचार कॉमन पीपल के मन में भरने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का रूप कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जिसके कारण जर्मनी में एक भाषा, एक राज्य जैसी कॉमन फीलिंग विकसित हुई थी और लोग आंदोलन की तरफ अग्रसर हुए थे। छात्रों, तो कल्चरली लोगों को यूनाइट करने में इन फिलोसफरों का योगदान रहा है। अब हम चर्चा करेंगे आगे
जो स्क्रीन पर जो हमारा है तुम देख रहे हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। कोल एंड आयरन पॉलिसी मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ कि 19 में 19 जर्मन राज्य मिलाकर एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रसाद करता था, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस ढंग से जोर पकड़ा लोग, और इससे कई बेनिफिट हुए। लोग एक दूसरे के करीब आए, विभिन्न राज्यों के एक दूसरे के लिए में जाना पहचाना। साथ ही साथ यह क्रम आगे बढ़ता रहा और 1934 तक आते आते जो 19 जर्मन राज्य मिलकर कस्टम यूनियन बनाया था, वह 33-34 तक आते आते 39 स्टेट इसमें मिल गए और एक जोल्बेरिन कस्टम बनाया। तो यह जोल्बेरिन बनाया, इसका बहुत बड़ा योगदान है यूनिफिकेशन में, क्योंकि जो 39 स्टेट था वहां इनके बनने से, हालांकि इसको 39 स्टेट के बीच जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, व्यापारियों को व्यापार करने में जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को बहुत कुछ नेपोलियन बोनापार्ट ने ही खत्म कर दिया था। और जो कुछ भी बाकी था वह 34 आते आते जोल्बेरिन के माध्यम से व्यापार को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया और एक छोर से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों में यह भावना पैदा होने लगी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा तभी प्रॉपर रूप में हो सकता है जब हम पॉलिटिकली भी एक हो जाएं। इसलिए कहा जाता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में जोल्बेरिन का बहुत बड़ा हाथ है। इसका यही कारण है कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, इंटेलेक्चुअल थे, जिसने इससे धन कमाया व्यापार से, उन लोगों को होने लगा कि हमें एक हो जाना चाहिए, यानी पॉलिटिकली एक हो जाना चाहिए। और पॉलिटिकली एक हो जाने का मतलब कि एक जर्मनी को एक हो जाना चाहिए, हमारा एक शासक हो जाना चाहिए, एक भाषा होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए। इसलिए जोल्बेरिन का या इस बड़े कस्टम यूनियन का बड़ा ही योगदान इसमें रहा है। अब हम चर्चा करते हैं 1848 की। छात्रों, पिछले क्लास में 1830 से लेकर 48 के बीच जो आंदोलनकारी था और मिडिल क्लास, बहुत सारे फिलोसफर जो लोगों में कॉमन आइडेंटिटी की भावना पैदा किया, और मिडिल क्लास के लोग को यह लगने लगा कि अब हमें यूनाइट होकर के एक देश बनाना चाहिए, एक होना चाहिए। तो उन लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एकत्रित हुए इंटेलेक्चुअल्स, और चुनी हुई संसद को उसने क्या किया, बनाना चाहते थे और उसके माध्यम से जर्मनी को एक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो बातें हैं, जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसके युद्ध के बल पर जर्मनी को एक किया गया, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।